डियर स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है अपकिरण और विषमता। इस चैप्टर से किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, कॉलेज लेक्चरर का हो या जूनियर अकाउंटेंट हो या स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो, इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्पर्सन, अपकिरण क्या होती है। अगर हम डिस्पर्सन की बात करें तो ये अंग्रेजी शब्द लिया गया डिस्पर्स से। डिस्पर्स शब्द का अर्थ है किसी चीज़ का फैलाव, फैलना। डिस्पर्सन का अर्थ हुआ फैलाव। अब ये फैलाव आप कैसे देखेंगे? देखिए, इस ग्राफ के अंदर जो ये पहले ईयर 2000 का डेटा दिया गया है, यहाँ जो फैलाव है बहुत कम है। 2015 का यही डेटा फैलाव अगर आप देखते हैं तो वो दोनों तरफ फैल गया है। इसे हम अपकिरण कहेंगे। मीन्स ईयर 2000 के अंदर बहुत ही क्लोज, सेंटर पॉइंट से बहुत ही क्लोज डिस्पर्सन है, जबकि 2015 के अंदर सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ का फैलाव वाइड है, ज़्यादा है। तो अपकिरण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले, डिस्पर्सन को द्वितीय श्रेणी का माध्य कहा जाता है। सेकंड का लेवल मेजरमेंट कहा जाता है इसको। इसके 2 तरीके के माप होते हैं, निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप। निरपेक्ष माप वास्तविक इकाई में लिखा जाता है, जैसे आप जिसकी गणना कर रहे हैं, आयु की गणना कर रहे हैं, ऊंचाई की कर रहे हैं, आय, मजदूरी इत्यादि को उसी की वास्तविक इकाई में लिखा जाता है। परंतु याद रखिए, निरपेक्ष माप तुलना के योग्य नहीं होते। सापेक्ष माप या तो हम अनुपात में बताते हैं या प्रतिशत में बताते हैं। क्योंकि ये अनुपात और प्रतिशत में हैं, इसलिए तुलनात्मक होंगे। इनकी मदद से 2 सीरीज के बीच में, 2 चरों के बीच में हम तुलना कर सकते हैं। अब आते हैं अपकिरण की रीतियों पर। कौन कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं? 2 तरीके की हैं, गणितीय रीतियाँ और बिंदु रेखीय रीति। गणितीय विधियों में लिमिट आधार पर हमारे पास 3 हैं: विस्तार आधारित विस्तार, अंतः चतुर्थक विस्तार, शतमक विस्तार। विचलन आधारित में हमारे पास 3 हैं: चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, प्रमाप विचलन। इन सभी के बारे में इसी वीडियो में हम लोग आगे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बिंदु रेखीय विधि में हमारे पास एक मेथड है लॉरेंज वक्र। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला रेंज से। रेंज, विस्तार, अर्थात एक सीरीज का सबसे हाईएस्ट पॉइंट और सबसे लोएस्ट पॉइंट, इनके बीच का जो अंतर होगा वो रेंज कहा जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। और यदि आप उसका सापेक्ष माप निकालने जा रहे हैं, सापेक्ष माप के लिए आपको गुणांक निकालना होगा, जिसको हम नाम देंगे कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज सापेक्ष माप हो जाएगा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। तो याद रखिए, जब सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया आर का, रेंज का, तो ये निरपेक्ष माप था, और जब कॉफिशिएंट हम निकालेंगे तो ये सापेक्ष माप होगा। अगर हम रेंज के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग जैसे तापक्रम की सबसे अधिकतम कितना रहा किसी एक पर्टिकुलर सीजन में, कितना लोएस्ट रहा, उत्पादित वस्तु की किस्म नियंत्रण कि उसमें किस लेवल तक कंट्रोल किया जाना चाहिए, कितना अधिकतम होगा, कितना न्यूनतम होगा। ब्याज व विनिमय दरों में परिवर्तन की जानकारी कि ब्याज की पिछले साल में हाईएस्ट रेट क्या रही, लोएस्ट रेट क्या रही, स्टॉक बाजार में किसी कंपनी का उतार चढ़ाव कितना चल रहा है, वहाँ हाईएस्ट और लोएस्ट, इस रेंज का इस्तेमाल किया जाएगा। रेंज के बाद में फ्रेंड्स हमारे पास है इंटर क्वार्टाइल रेंज, अंतर चतुर्थक विस्तार या अंतर चतुर्थक विस्तार। इसका अगर हम फॉर्मूला की बात करें इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में, प्रिय मित्रों, फॉर्मूलाज आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि कई बार तो फॉर्मूलाज पर क्वेश्चन बताए गए हैं, पूछे गए हैं। IQR का फॉर्मूला आप याद कीजिए, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, और इसका जब आप गुणांक निकालेंगे तो क्वार्टाइल 3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। यहाँ पे आप एक और चीज़ याद करिए, प्रथम चतुर्थक का विस्तार प्रश्न में पूछ लिया जाए तो आप फॉर्मूला लिखेंगे Q1 जो क्वार्टाइल 1 है उसमें से उस सीरीज की जो मिनिमम वैल्यू है वो घटा दीजिए,
अंतिम चतुर्थक का विस्तार पूछा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू में से क्वार्टाइल 3 को घटा दीजिए, मीन्स 100% में से 75% वैल्यू को घटा दीजिए, तो जो डिफरेंस आएगा वह अंतिम चतुर्थक का विस्तार होगा। अब चलते हैं शतमक विस्तार पे। इसमें भी तीनों सीरीज का फॉर्मूला सेम है। आपको परसेंटाइल रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला लिखना है परसेंटाइल 90 माइनस परसेंटाइल रेंज, मीन्स 10% से 90% के बीच की रेंज को आप यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका सापेक्ष माप का फॉर्मूला रहेगा परसेंटाइल 90 माइनस परसेंटाइल 10 डिवाइडेड बाय P90 प्लस P10। तो ये तीनों लिमिट वाले विस्तार हो गए हमारे पास में। अब हम चलते हैं डेविएशन बेस में। सबसे पहला क्वार्टाइल डेविएशन, याद रखिए इसे सेमी IQR भी कहा गया है, हिंदी में चतुर्थक विचलन या अर्ध अंतः चतुर्थक विस्तार। अब फॉर्मूलाज पे आते हैं। तो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में सिंपल सा फॉर्मूला दिया गया है, क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल्स टू क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइडेड बाय 2, और जब इसके कोफिशिएंट की बात करेंगे तो क्वार्टाइल 3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। पर यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ जो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। यदि सममित वितरण है, सममित वितरण में मीडियन में अगर क्वार्टाइल डेविएशन को ऐड कर दिया जाए तो क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट हो जाएगा। मीडियन से क्वार्टाइल डेविएशन को घटा दिया जाए तो पहला क्वार्टाइल कैलकुलेट हो जाएगा। इस इक्वेशन की मदद से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वार्टाइल डेविएशन के हम यूज़ की बात करें तो अगर सीरीज़ का पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट अगर खुले शीर्ष वाला है, वहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स मालूम नहीं है, बिलो 20 लिख दिया और एंड शुरुआत पता नहीं है, या बिलो 80 अबव 80 लिख दिया और अंत पता नहीं है, तो उस केस में चतुर्थक विचलन सर्वोपयुक्त माप होता है। इसी तरह से अगर हम इसके क्वेश्चन की बात करें तो कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम 2014 में प्रश्न पूछा गया कि यदि प्रथम चतुर्थक 142 हो, अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार 18 हो, तो बंटन को सममित माध्य मानते हुए मध्य का मूल्य क्या होगा। Q1 आपको दे रखा है, देखिए Q1 दे रखा है और सेमी IQR अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार मतलब क्वार्टाइल डेविएशन 18 दे रखा है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप Q1 की वैल्यू और सेमी IQR की वैल्यू रख के और Q3 की वैल्यू निकाल लेंगे, और क्योंकि सममित वितरण कहा गया है तो Q1 और Q3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपकी मध्यिका कैलकुलेट हो जाएगी, 160 कैलकुलेट हो जाएगा। आगे चलते हैं। इस प्रश्न के बाद अगला जो डेविएशन बेस हमारे पास है वो है माध्य विचलन, मीन डेविएशन। पहले फॉर्मूलाज देख लेते हैं। माध्य विचलन तीनों माध्य से लिया जाता है, मीन से, मीडियन से और मोड से। यहाँ पर हम माध्य से, मीन से अगर हम डेविएशन ले रहे हैं तो डेल्टा एक्स बार लिखेंगे, इस तरीके का डेल्टा का साइन बनेगा, एक्स बार लिखेंगे, मॉड्यूलस लगेगा, मॉड्यूलस सिग्मा डी एक्स बार। मॉड्यूलस का मतलब हो गया आपको इस माध्य विचलन की गणना करते समय जब आप माध्य से विचलन ज्ञात कर रहे हैं, अंतर ज्ञात कर रहे हैं, तो साइन को इग्नोर कर देंगे, माइनस साइन प्लस साइन को आप ध्यान नहीं देंगे, सभी साइंस आप प्लस मानते हुए उनकी टोटल लगाएंगे। कॉफिशिएंट निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ डेल्टा एक्स बार इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स बार। मीडियन से आप जब यही निकाल रहे हैं तो एक्स बार की जगह मीडियन लिख लीजिए, मॉड्यूलस सिग्मा डी एम डिवाइडेड बाय एन। कॉफिशिएंट ऑफ डेल्टा एम निकाल रहे हैं, मीडियन निकाल रहे हैं, तो डेल्टा एम डिवाइडेड बाय मीडियन। मोड से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो डेल्टा जेड इक्वल्स टू सिग्मा मॉड्यूलस सिग्मा डेल्टा डेविएशन फ्रॉम मोड डिवाइडेड बाय एन। कॉफिशिएंट ऑफ डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय जेड। ये हो गए फॉर्मूलाज की बात। अब चलिए कुछ इसके इम्पोर्टेंट एजम्पशंस के बारे में बात करते हैं। तो माध्य विचलन
अपने मूल को परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। मीन्स पूरी सीरीज में आप प्लस 2 कर देंगे तो माध्य विचलन का उस पर कोई असर नहीं आएगा। पूरी सीरीज में आप माइनस 2 कर देंगे तो भी सीरीज पर कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि उसके अनुपात मतलब अनुमाप मतलब स्केल में परिवर्तन करें तो जिस स्केल में जिस अनुपात में आप परिवर्तन कर रहे हैं उसी अनुपात में डेल्टा मीन डेविएशन चेंज होगा। इस अनुपात को हम b से डिनोट करेंगे, से दर्शाएंगे, और जो फॉर्मूला बनेगा मीन डेविएशन ऑफ y इक्वल्स टू b जो अनुपात है इनटू मीन डेविएशन ऑफ x। यहाँ b का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए x और y दो सीरीज हैं। आप रिग्रेशन प्रतिगमन समीकरण जो होता है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, उसकी मदद से यहाँ पे b की कैलकुलेशन करनी होगी। मॉड्यूलस इसलिए लगाया गया है कि आपको साइन का इग्नोर करना है। यदि उदाहरण लेते हैं, यदि x तथा y चरों के मध्य ये रिलेशन है 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 40 से संबंधित है और x का माध्य विचलन आपको दे दिया 8.15, अब बताइए y का माध्य विचलन क्या होगा। तो चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं। इनके बीच का जो रिलेशन है वो है 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 40। y फैक्टर को इधर रखते हुए बाकी सबको आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। 5x राइट हैंड साइड जाएगा प्लस 40, 4 डिवाइड बाय हो जाएगा, तो जो ये वैल्यू होगी इसे आप a कहेंगे, प्लस x के साथ जो वैल्यू होगी उसे आप b कहेंगे, bx कहलाएगा। तो b की जो वैल्यू होगी वो 5/4 हुई, मॉड्यूलस b की वैल्यू 5/4 हो गई। अब आप ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था मीन डेविएशन ऑफ y इक्वल्स टू b जो 5.4 है इंटू मीन डेविएशन ऑफ x 8.15 जो प्रश्न में दे रखा है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 10.19। इस तरीके से ये भी एक हमारे लिए प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में फॉर्मूलाज लगभग वही हैं, बस आपको इसमें मॉड्यूलस के साथ फ्रीक्वेंसी को साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो फार्मूलाज को आप अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि फार्मूलाज का सिलेक्शन आपसे कई बार गलत हो जाता है एग्जाम में, तो नंबर कटने के चांस हो जाते हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि पूरी सीरीज के जितने भी पद हैं विभिन्न पदों के मूल्यों से आपको समांतर माध्य से प्राप्त विचलन, सभी x वैल्यूज से समांतर माध्य निकालते हुए आपको उसका विचलन निकालना है, डेविएशन निकालना है, अंतर निकालना है, उस अंतर का स्क्वायर करना है, d का स्क्वायर करना है, डेविएशन का स्क्वायर करना है कि समांतर माध्य का वापस आप उसका एवरेज निकालेंगे और उसका अंडर रूट निकाल देंगे, तो इसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन कहेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में केवल समांतर माध्य का उपयोग होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था मीन डेविएशन में तीनों का उपयोग होता है, माध्य मध्य का बहुलक, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन में केवल समांतर माध्य का उपयोग होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये समस्त मूल्यों पर आधारित होता है। एक्स सीरीज में अगर एक भी वैल्यू आप चेंज करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन में उसका अंतर आ जाएगा। फॉर्मूला पे चलते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में देखिए सामने आपके डायरेक्ट मेथड मतलब एक्स बार से समांतर माध्य से अगर आप डेविएशन लेते हैं तो फॉर्मूला दिया गया है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर द रूट सिग्मा टी स्क्वायर अपॉन एन। शॉर्टकट मेथड से एज्यूमिंग मीन लेते हुए जब आप अपना डेविएशन निकाल के फॉर्मूला के अंदर रखेंगे तो फॉर्मूला देख लीजिए, याद कर लीजिए, अंडर द रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, और इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है। फॉर्मूला लगभग सेम है, ऑल्टरनेटिव है, फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए 1/9 1/n अंडर द रूट, बाकी की इन्फॉर्मेशन सेम है। शॉर्टकट मेथड में ये फॉर्मूला लगेगा। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी को साथ में जोड़ना होगा, फॉर्मूला सेम है, डी स्क्वायर अपॉन एन, बस एफ साथ में लग गया तो एफ से डेविएशन को मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद में आप फॉर्मूला में रखेंगे। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो एक मान्यता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 2-3 सीरीज का निकाल दिया गया है, उन तीनों सीरीज का अगर आपको सामूहिक प्रभाव विचलन निकालना है तो आप जो स्क्रीन पे आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है उसकी मदद से निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 3 अंडर द रूट n1 मतलब पहली सीरीज का नंबर ऑफ आइटम्स ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट सीरीज का स्क्वायर प्लस डिफरेंस
जो आपको कंबाइंड मीन से निकालना होगा उसका स्क्वायर, n यही फॉर्मूला n2 प्लस n3 के साथ में लगेगा, सेम कॉपी आपको करना है, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। इसके बाद विचरण, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर फॉर्मूला है इसका, और नेक्स्ट जो फार्मूला आपके स्क्रीन पे है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्योंकि यदि आपसे विचरणशीलता प्रश्न में पूछी जाए या संगतता प्रश्न में पूछी जाए तो आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय x बार इंटू 100। ये प्रतिशत में ज्ञात होगा और इस प्रतिशत की मदद से आप बता सकते हैं कि जिसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है वो विचरण अधिक है, विचलित है, विचरण अधिक रखता है, और जिसका सबसे न्यूनतम विचरण है वो संगतता अधिक रखता है। उदाहरण के लिए जूनियर अकाउंटेंट का मैंने एक प्रश्न लिया है। देखिए 4 कंपनियां हैं A, B, C, D, इनके 5 वर्षों के अध्ययन से एवरेज मूल्य और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया गया है। आपसे कहा गया है वह कंपनी बताइए जिसका अंश सबसे अधिक स्थिर है। तो इस एवरेज प्राइस मतलब एक्स बार आपको दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, आप स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100 करके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सभी का निकाल दीजिए। देखिए मैंने निकाल रखा है CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल लीजिए। ए कंपनी का 3.6 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 करके परसेंटेज आया 14.4, 26.67 बी का, 15% सी का, 20% डी का। इसमें सबसे हाईएस्ट 26.67 सबसे अधिक विचरणता को बताएगा और सबसे न्यूनतम 14.4 संगतता को बताएगा। जो हमारा प्रश्न था उसको आप देख लीजिए, सबसे अधिक स्थिर पूछा है तो ए आंसर हुआ, सबसे अधिक अस्थिर पूछता तो बी आंसर होता। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए हुआ। चलिए और आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के अब तक हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन के बारे में डिस्कस किया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, 6 स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशन होगा क्वार्टाइल डेविएशन के साथ 9 क्वार्टाइल डेविएशन या इक्वल्स टू 7.5 मीन डेविएशन। इसकी मदद से अगर आपको एक वैल्यू दे दी जाए तो सेकंड वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला, अगर आपको क्वार्टाइल डेविएशन 5 दे दिया, आपको कहा स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के बताइए, तो 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 6 स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो स्क्रीन पे है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए अगेन इंपॉर्टेंट, नेचुरल संख्याएं जो 1 से लेकर कंटिन्यूएशन में चलती हैं, उन संख्याओं का अगर आपको प्रमाप विचलन की गणना करने को कहा जाए तो ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 1/12, ये अंडर रूट पूरा है, माफ़ कीजिएगा, 1/12 n स्क्वायर माइनस 1। तो यदि मान लीजिए मैं 12 संख्याएं ले लेता हूँ 1 से 12 तक की, इन संख्याओं का मुझे प्रमाप विचलन निकालना है, तो मैं फॉर्मूला रखूँगा 12 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1/12 का अंडर रूट, तो वैल्यू आ जाती है 3.45। ये नेचुरल संख्याओं का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हो जाएगा। 1 से लेकर आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है स्टार्टिंग की 30 संख्याओं का आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के बताइए। तो एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं होता कि 1 से लेकर 30 तक लिख के आप उसका एक एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। इस फॉर्मूले को यूज़ करें, सीधे आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 वैल्यू का अगर निकालना हो तो सिंपल सा फॉर्मूला है, वो जो 2 वैल्यूज़ दी गई हैं उन दोनों की रेंज निकाल लीजिए, क्योंकि 2 ही वैल्यू हैं। जैसे 5 और 9 मेरे पास में है, उनकी रेंज हो जाएगी हाईएस्ट वैल्यू 9 और लोएस्ट वैल्यू 5, तो 9 - 5 4 डिवाइडेड बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो रेंज की मदद से डिवाइडेड बाय 2 करके आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात हुआ। आप 5 और 9 का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो भी यही कैलकुलेट होगा। ये प्रमाप विचलन की लिमिट्स के बारे में बात करते हैं। एक्स बार से -1 स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स बार से +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, -1 से +1 के बीच की रेंज का जो प्रोबेबिलिटी परसेंटेज होगा, लिमिट होगी या प्रतिशत होगा, वो होगा 68.27%। -2 से +2 के बीच की रेंज को आप प्रतिशत याद कर लें, 95.45% होगा। -3 से +3 के बीच की रेंज 99.73% होगी।
स्टैंडर्ड डेविएशन पे अगेन कॉलेज लेक्चरर का हम एक क्वेश्चन लेते हैं। निम्न अपकिरण मापों में से कौन सा माप श्रेणी के सभी पद मूल्यों पर आधारित है? विस्तार हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को देखता है, क्वार्टाइल डेविएशन 25% और 75% को देखता है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसा प्रमाप है जो कि शुरू से लेकर अंत तक सभी मूल्यों को चेक करता है, लेता है। इस वजह से ये आंसर हमारा सही हुआ। अब चलते हैं स्क्यूनेस पे, जो हमारा सेकंड पार्ट है आज के इस वीडियो का, विषमता। विषमता, जैसा कि आप स्क्रीन पे एक बेल शेप में सीरीज देख रहे हैं, सममित वितरण है। इस सममित वितरण की दशा में मध्य का बहुलक क्योंकि इसके ठीक सेंटर पॉइंट पे होंगे तो ये तीनों इक्वल होंगे, तो इस दशा में विषमता का मूल्य 0 हो जाएगा। मीन्स ऐसी सीरीज जिसकी फ्रीक्वेंसी जिस गति से बढ़ी उसी गति से वापस कम हुई, बेल शेप में कन्वर्ट हुई, तो यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट होगा वही मीन मॉड मीडियन होगा और इसमें किसी प्रकार की विषमता नहीं होगी। हम विषम यानी कि असममित वितरण की बात करें तो इस रिलेशन को हम वापस याद कर लें, x बार माइनस जेड इक्वल्स टू 3x बार माइनस मीडियन। x बार माइनस जेड से भी हम हमारा विषमता ज्ञात कर सकते हैं, या जो सेकंड फॉर्मूला है 3x बार माइनस मीडियन, इस रिलेशन इस वाले पार्ट से भी विषमता ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बेल शेप जो मैंने आपको अभी बताया था उसके अंदर स्क्यूनेस नहीं होगा, लेकिन इस प्रकार का अगर शेप बनता है, फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन एक तरफ झुकाव ज़्यादा रख रहा है, तो इस केस में मोड का मूल्य इस जगह होगा और x बार का मूल्य इस जगह होगा। ये नेगेटिव डायरेक्शन बताएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे मीन है 15 और मोड यहाँ 16 है, तो ये सेकंड कंडीशन देखिए, 15 में से 16 माइनस करने पर माइनस आएगा, इट मीन्स नेगेटिव स्क्यूनेस हुआ। बीच वाली सिचुएशन जो हुई, दोनों सेम हैं 15 और 15, तो स्क्यूनेस 0 हो जाएगा। तीसरी सिचुएशन हम देखें जिसमें जो डेटा का फ्रीक्वेंसी है वो लेफ्ट हैंड साइड कर्व पर ज़्यादा झुका हुआ है, तो यहाँ पे मोड है मान लीजिए 15 और हमारा x बार 16 है, सॉरी मोड हमारा 14 पर है और x बार 15 पर है, तो जो पॉजिटिव आंसर आएगा 1। इट मीन्स ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये पॉजिटिव स्क्यूनेस रखता है। तो ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है ग्राफ देकर कि ये जो ग्राफ दिया गया है ये कौन सा स्क्यूनेस रखता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या नन होता है वो। इसमें 2 ऑथर्स के हमें फॉर्मूलाज याद करने होते हैं। पहला कार्ल पियर्सन्स मेजर ऑफ स्क्यूनेस, जिसमें इन्होंने x बार मीडियन और मोड इन्हीं के रिलेशन को काम में लिया, स्क्यूनेस इक्वल्स टू x बार माइनस मोड, या फिर दूसरा फॉर्मूला 3x बार माइनस मीडियन। कॉफिशिएंट अगर आपको निकालना है, इसको सापेक्ष माप में बदलना है, तो आपको फॉर्मूला रखना होगा x बार माइनस जेड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, या सेकंड फॉर्मूला 3x बार माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। एक और फॉर्मूला हमारे पास में है बाउलेज मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। इन्होंने फॉर्मूला दिया क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 माइनस 2 मीडियन। अगर आपको इसका सापेक्ष माप निकालना है कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो फॉर्मूला रखेंगे Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। फॉर्मूलाज ध्यान रखें क्योंकि इसमें सापेक्ष निकालने में +1 प्लस ऊपर हुआ है, देन नीचे की तरफ Q3 माइनस Q1 हुआ है। कॉलेज लेक्चरर 2014 में इसी स्क्यूनेस पर जो क्वेश्चन आया वो था बाउले का विषमता गुणांक का सही सूत्र क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन। असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 2018 के एग्जाम में इसी स्क्यूनेस पर एक क्वेश्चन आया जो आपकी स्क्रीन पर है। यदि प्रथम चतुर्थक, द्वितीय चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक किसी आवर्ती बंटन में 3 चतुर्थक हैं, तो चतुर्थकों के मध्य कौन सा संबंध होगा यदि बंटन ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक होने की दशा में ग्राफ जो है वो हमारा इस तरफ राइट हैंड साइड झुका हुआ होगा और पॉजिटिव होने में लेफ्ट साइड झुका हुआ होगा। तो जो
ऋणात्मक होने की दशा में Q3 प्लस Q1 सेकंड क्वार्टाइल के डबल से छोटे होंगे। अगर पॉजिटिव है तो फिर Q3 प्लस Q1 2Q2 से ग्रेटर होंगे। ये अपने को याद रखना होगा। और अगर यहाँ सममित शब्द लिख दिया जाए तो Q1 प्लस Q3 इक्वल्स टू 2 क्वार्टाइल 2 होगा। तो ये हमें याद रखना होगा। थैंक यू वेरी मच।